प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड मार्केट के हालात तो मतलब डेली बेसिस पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं क्या चल रहा है और अभी कुछ समय तक चलेगा, मानकर चलना होगा। तो मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे वीडियो। उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आए हैं तो उसमें से कुछ क्वेरीज़ को आंसर करूँगा। इंटरेस्टिंग वंस हैं ना, मतलब एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है। जो इमर्जिंग मार्केट से लाइक इंडिया से भी थोड़ा बहुत पैसा निकाल रहे हैं FIIs ना, कहाँ जा रहा है। पहले था लास्ट ईयर कि चाइना जा रहा है, फिर हुआ कि US जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है या फिर कहाँ कहाँ जा रहा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें फ़िलहाल के मार्केट कंडीशंस में। शुड वी इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड MF फॉर SIP, ये भी अच्छा क्वेरी, इसको आंसर करूँगा। लार्ज कैप कंपनीज भी क्या स्मॉल कैप बन सकती हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेरीज है, सबको मैं आंसर करूंगा। पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए या फिर लगातार आते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर न्यू इन्वेस्टर हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे क्वेरीज होंगे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो ज़रूर आप मेंशन करें कमेंट में, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले कुछ वीडियोस में आपके जो क्वेरीज हैं उसको थोड़ा प्रायोरिटी दूं, उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, तो ज़रूर लिखें, ठीक है। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन मार्केट्स तो ऑफकोर्स कुछ है नहीं बताने के लिए ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह माइक्रो कैप कोई खास तो है नहीं। हाँ, लेकिन IT बहुत गिरा है, ये जानने लायक बात है। और नेचुरली US में प्रॉब्लम है ना, और हमारा जो IT कंपनीज़ है ज़्यादातर बिजनेस तो US से आता है, तो US में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसका असर इंडियन IT कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। इसीलिए IT बुरी तरह से गिर रहा है। कल भी थोड़ा डाउन था, आज तो खैर बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो IT में प्रेशर बना रहेगा कुछ दिनों तक, इस तरह का मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए क्योंकि ऐसा ही माहौल है, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड देख लेते हैं भाई, दूसरे कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। US तो गिर ही रहा है भाई। कटसी ट्रम्प, कल भी हमने डिस्कस किया था ना, भस्मासुर, मतलब खुद का ही इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गया उनके। तो अभी तक प्रेशर बना रहेगा US में, बिल्कुल मान कर चले ना। डेली जो टैरिफ खेल रहे हैं ना ट्रम्प, उसके कारण प्रॉब्लम बना रहेगा। उसके बाद एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ भी तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स का भी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए हालात ख़राब है और आने वाले कुछ समय तक बिल्कुल आप मान कर चले कि ये जो भी चल रहा है चलता रहेगा, ठीक है। और कुछ समय तक ही ऑफकोर्स ये भी मामला सेटल होगा आने वाले कुछ महीनों में। ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा, क्योंकि हमेशा चलेगा तो पूरे वर्ल्ड में ही प्रॉब्लम आ जाएगा, इंक्लूडिंग US। टैरिफ फ्रंट पे लेटेस्ट न्यूज़ है कि स्टील और एल्युमिनियम पे 25% का टैरिफ लग गया है, ठीक है। इसलिए भी थोड़ा मार्केट पे प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट मंथ से US रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने भी अनाउंस कर दिया है कि भाई हम भी टैरिफ लगाएंगे नेक्स्ट मंथ से। तो US के गुड्स पे वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं और टोटल गुड्स का वर्थ होगा 26 बिलियन यूरोज, दैट इज 28.33 बिलियन US के US गुड्स पे वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया, उन्होंने बोला कि भाई जिसको टैरिफ लगाना है लगाओ, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि टैरिफ लगाएंगे तो जो भी सामान आएगा उसके बाद हमारे कंट्रीज़ में महंगा हो जाएगा, जिससे हमारे सिटीजन्स को प्रॉब्लम होगा। इसलिए फिलहाल हम टैरिफ नहीं लगाने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो ये समझ में आ गया, आई डोंट नो US में ट्रम्प को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है ना। मतलब ट्रम्प का ये थॉट प्रोसेस है कि भाई 36 ट्रिलियन US प्लस का डेट है और इस पे से अगर हम टैक्स कट करेंगे, जो कि उन्हें करना है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो पैसा इकट्ठा करने की एक तो है कि भाई बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है जॉब से, उससे सोच रहे हैं थोड़ा सा हम पैसा बचा लेंगे। उसके अलावा टैरिफ्स, हाँ, सोच रहे हैं कि टैरिफ से मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। तो ये सब उनका थॉट प्रोसेस है। ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई टैरिफ ठीक बात है, तुम लगा रहे हो, लेकिन जैसे अब 20% सामान महंगा हो गया तो जो तुम्हारा कंज्यूमर है, कस्टमर है US का ना, उसके लिए तो सामान महंगा हो गया भाई। उसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं US में रॉ मटेरियल खरीद रही हैं ना, आयरन, स्टील, ये सब, या एल्युमिनियम, ये सब जो खरीद रही हैं, अब भाई वो सामान बनाने के लिए महंगा सामान रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो उनका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चला जाएगा और वो पास ऑन करेगा कस्टमर पे। तो मतलब ये तो इन्फ्लेशन पूरा बढ़ रहा है, कस्टमर को ही प्रॉब्लम आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो नहीं चलेगा। मतलब ये इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ महीनों का हेडेक है, धीरे ये मामला सेटल कर जाएगा। बहुत कुछ वर्ल्ड में हुआ, सब कुछ सेटल हुआ, ये भी सेटल होगा। मैंने बोला है पहले आप लोगों ने, फरवरी मार्च तक थोड़ा आराम से बैठे रहिए। मार्च चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं ट्रम्प, पूरे वर्ल्ड पे ही टैरिफ लगा देंगे, ठीक है।
मतलब यूएस के सामान पे आप जितना टैरिफ लगा रहे हो उतना ही टैरिफ यूएस भी आपके सामान पे लगाएगा। ये हुआ रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक, तो कुछ दिनों का हेडेक है, मोस्टली 1-2 महीने का हेडेक है, उसके बाद चीज़ें यहाँ भी सेटल डाउन करेंगी। ठीक है, नहीं तो यूएस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यूएस का 10 ईयर जीसेक अगर देखेंगे तो भाई 4.2 4.3 के आसपास चल रहा है। उसके बाद क्रिप्टोज के तो हालात ख़राब है ना मतलब किंग ऑफ गुड टाइम्स। तो यूएस में जब प्रॉब्लम दिखने लगेगा आपको, यूएस का स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम दिखने लगेगा तो ऑफकोर्स क्रिप्टो बुरी तरह से गिरेंगे। वही हो रहा है ना, मतलब 1 लाख प्लस चला गया था बिटकॉइन, अब 80 के आसपास चला गया, 80,000 के आसपास। तो यहाँ तो हालात ख़राब है, ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज है बुरी तरह से गिर रहे हैं। और इसी क्रिप्टो करेंसी को बात किया जा रहा है, मतलब ट्रम्प बोल रहे हैं रिजर्व बनाएंगे क्रिप्टोज़ का हम। इनफैक्ट इंडिया में भी कुछ महानुभाव लोग, मतलब आप लोग का कमेंट आया था कि यहाँ भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई क्रिप्टोज़ में हमें पैसा रखना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व्स ठीक है। उसके बाद गोल्ड देख लेते हैं, तो गोल्ड वही स्टेबल है, मतलब कोई खास ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, 2900 के आसपास। और सिल्वर 33 के आसपास, थोड़ा ऊपर है सिल्वर। ऑयल देख लेते हैं तो वही 70 के आसपास चल रहा ऑयल। तो यहाँ तो चीज़ें वही हैं लगभग जो पहले हम डिस्कस किए थे। तो मतलब कुछ नया नहीं है, जो हम डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं वही हो रहा है। आने वाले कुछ और समय तक आप मान कर चलिए कि जो कुछ भी अभी फ़िलहाल दिख रहा है ना, इसी तरह के माहौल में हमें रहना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। उसी तरह से यूएस डॉलर इंडेक्स देखे भाई 103 के आसपास है, 103 104 के ना, 110 चला गया था, मतलब 100 के आसपास था, उसके बाद 110 चला गया, उसके बाद गिर के 103 के पास आ रहा है। और मतलब जैसा माहौल है थोड़ा बहुत यहाँ से और भी गिर सकता है। तो नाउ मैं अब आपके प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, पैसा कहाँ जा रहा है भाई? जैसे इंडिया से भी पैसा थोड़ा निकल ही रहा है, FIIs तो डेली बेसिस पे निकाल रहे हैं, जा कहाँ रहा है? तो देखिए अक्टूबर के समय ना मोस्टली वो चाइना जा रहा था, उस समय रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आया था चाइनीज़ मार्केट में। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स को लगा नहीं भाई इनसे हो नहीं पाएगा, गवर्नमेंट जो बोल रही है या फिर उसका जो सेंट्रल बैंक बोल रहा है उतना कुछ कर नहीं पा रहा है, तो फिर से ना वहाँ से थोड़ा निगेटिविटी आया, तो ज़्यादातर पैसा यूएस जाने लगा। ठीक है, अब तो यूएस में भी निगेटिविटी आ गया है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना कि पैसा एक तो यूएस है ही है, मतलब जब सुधरेगा तो थोड़ा बहुत वहाँ जाएगा। उसके अलावा चाइना में भी बिल्कुल थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है, क्योंकि चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं ना उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन्वेस्टर्स का, मतलब जो डीप सी का है उसके बाद से ना, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ की चाइनीज़ कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, टेक वाइज मैं बोल रहा हूँ। और आने वाले 5-10 ईयर्स में आप देखेंगे कि जो यूएस के साथ गैप है चाइना का ना, काफ़ी हद तक ब्रिज होने लगा है, उस गैप को ब्रिज कर रहा है चाइना, और कुछ सालों के बाद हमें वो दिखने लगेगा। बहुत तेज़ी से आगे चाइना बढ़ रहा है, उसे एक कॉन्फिडेंस मिला इन्वेस्टर्स को, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो चाइना में भी ऑफकोर्स आप मान के चले थोड़ा पैसा जा रहा है। उसके बाद ये नया इंट्रेंट यहाँ पे हुआ जहाँ के पैसा जा रहा है, वो है यूरोपियन कंट्रीज़। अब मतलब काफ़ी समय से हम डिस्कस करते थे ना कि ये तो डाउन एंड आउट है यूरोप, लेकिन ट्रंप ने उनको एक चांस दिया है फिर से खड़ा होने का। मतलब ट्रम्प ने बोला कि भाई मेरे तरफ से डिफेंस का कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करो। इवन नेटो का भी चल रहा है कि पता नहीं कहीं निकल ना जाए यूएस नेटो से। ठीक है, तो डर का माहौल है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो खुद का वो अब डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। ठीक है, और अगर उसमें खुद से बनाएंगे तो ऑफकोर्स थोड़े जीडीपी में तो बढ़ोतरी होगा ना, 0.5 या 1% के आसपास, कितना बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर खुद से बनाने का डिसाइड कर, सब कुछ तो नहीं बना पाएंगे नेचुरली, इतनी जल्दी इतना पॉसिबल नहीं है सब कुछ खुद बना लें। मोस्टली तो यूएस से ही इंपोर्ट करेंगे, तो यूएस का बहुत अच्छा है भाई, लेकिन हाँ कुछ अपने यहाँ भी बनाएंगे, उनके पास भी कैपेबिलिटी तो है। तो इसको देखते हुए वहाँ जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज़ है ना उसमें थोड़ा आप देख रहे हैं मोमेंटम आया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी थोड़ा कंपनीज़ में मोमेंटम आया है। बैंक्स के लिए भी थोड़ा अच्छा होगा भाई, उनके पास भी फंडिंग का ऑप्शन होगा, लोन देंगे कि भाई कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट बनाओ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप किया जा रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा बैंक की तरफ से जाएगा, तो ये थोड़ा पॉजिटिविटी है। तो यही मोस्टली ना, यूएस पहले थोड़ा जा रहा था, अभी तो उनके हालात ख़राब है, लेकिन उसको मान के चले कि थोड़ा बहुत वहाँ जाएगा बाद में जब थोड़ा चीज़ें सुधरेंगी। चाइना थोड़ा जा रहा है, थोड़ा यूरोप जा रहा है, इस तरह से ये फ़िलहाल चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ये जो भी यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ है ना, ये सब चीज़ें हमें जानना चाहिए, इसमें फ़ायदा किसका हुआ। ठीक है ना, जनरली दो लोगों में लड़ाई होता है ना, तो किसी एक का फ़ायदा होता है, किसी एक का नुकसान होता है, फिर दोनों का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा होता है जनरली। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान बोला जाए ना, किसको हुआ है इस दोनों के लड़ाई के कारण, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यूक्रेन को। मतलब कुछ भी बेनिफिट उसको नहीं लग रहा हुआ है बेचारे को, यूक्रेन को। ठीक है ना, पूरा का पूरा मतलब डाउन एंड आउट। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए रसिया ने अटैक किया, 20% उसके लैंड पे रसिया ने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है, और मुश्किल लग रहा है कि छोड़ेगा।
एक तो वो हो गया, आधा से ज़्यादा कंट्री को बर्बाद कर दिया गया है, हज़ारों लोग मारे गए हैं, ठीक है। और उससे भी बड़ा मतलब ये सब तो चल ही रहा, अब यूएस भी, उनके यहाँ जो मिनरल्स हैं, यूएस बोला है कि उसमें ज़्यादातर पे मैं कब्जा कर लूँगा, मतलब वो मेरे होल्ड में, मैंने पैसा दिया है, डिफेंस इक्विपमेंट दिया, तो मेरा कंट्रोल रहेगा। मतलब यूक्रेन के लिए तो कुछ भी नहीं बचा देख रहे हैं, तो यही होता है। और रसिया को देखा जाए, रसिया का भी बहुत डैमेज हुआ ना, मतलब उसका भी बहुत पैसा खर्च हुआ, सैंक्शंस लगे तो उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके भी बहुत सारे लोग मारे गए इस लड़ाई में। लेकिन हाँ, थोड़ा बेनिफिट रसिया को तो मिला है भाई, 20% का कब्जा कर लिया। उसके बाद रसिया का कंसर्न क्या था कि भाई तुम नेटो में शामिल ना हो यूक्रेन, तो मोस्टली अभी तक तो यही लगता है कि नेटो में शायद यूक्रेन शामिल नहीं हो पाएगा, तो रसिया को थोड़ा बेनिफिट तो उसको मिला है, ठीक है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप को तो मोस्टली इससे लॉस ही हुआ है, वही देखकर लगता है ना। मतलब देखिए ना, यूरोप बहुत सारे कंट्रीज़ एनर्जी के लिए रसिया पे डिपेंडेंट थे, वो काफ़ी हद तक बंद हो गया, तो इसी कारण वहाँ पे सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स आ गए, एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए। और ये जो लड़ाई हुआ ना, तो यूरोप तो ऐसे भी कोई बहुत अच्छा नहीं करा था इस लड़ाई का, लेकिन बहुत नेगेटिव असर उसके जीडीपी पे पड़ा। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में रिसेशन टाइप माहौल आ गया ना, तो मतलब यूरोप को भी लॉस ही हुआ है ओवरऑल। और आगे वाले में ना अभी भी वो लड़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है तो उनको और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसके कारण। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को भी ऐसा नहीं कि इस लड़ाई से कोई फ़ायदा हुआ है खास, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको मिला है? सिर्फ और सिर्फ यूएस को बेनिफिट मिला, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। क्यों मिला है? देखिए, अभी अगर आप डेटा देखेंगे ना कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है, तो इसका सिंपल आंसर हमेशा होता था इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर। डिफेंस इक्विपमेंट की मैं बात बोलूँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टर सालों से, ठीक है। लेकिन अब कौन है? अब है यूक्रेन। हाँ, इंडिया को उसने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? एक तो सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, कि इंडिया ने जो अपना इम्पोर्ट है उसे घटा लिया है। 9% प्लस हुआ करता था, उसे कम कर लिया गया, ठीक है। बहुत बड़ा न्यूज़ है। और इसका ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रीज़न है मेक इन इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि इंडिया में ही बनाया जाए, इसीलिए कम हो रहा है। आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि और भी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यूक्रेन का तो मतलब यूक्रेन तो कहीं पिक्चर में नहीं था ना, बहुत ज़्यादा हो गया, नंबर 1 हो गया। और ज़्यादातर इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? यूएस से हो रहा है। यूएस ही करेगा, और कौन करेगा? सबसे ज़्यादा वहीं पे है। उसका काम ये है ना, दूसरे देशों को में लड़ाई करवाना और फिर सामान बेचना और पैसा कमाना, बिजनेस है। तो उसी का वसूल कर रहा है ट्रंप ना। ट्रंप बोलेंगे भाई तुम्हारा जो मिनरल है उसका 50% के आसपास मेरा हो जाए, मतलब यूएस का हो जाएगा। तो यूएस को तो बिल्कुल सही बात है, फ़ायदा हुआ है। आने वाले सालों में इसका मतलब कई सालों तक यूएस इसका एडवांटेज लेगा। प्लस ना, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा बर्बादी हुआ है, सारा कुछ टूट फूट गया, उसको कंस्ट्रक्शन भी तो करना है ना। कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? यूएस की कंपनी ज़्यादातर वहाँ पे जाएंगी। ट्रंप यही तो चाहते हैं ना, मिनरल भी दे दो, कंस्ट्रक्शन भी मैं देख लूँगा। यूएस की कंपनी जाएंगी, कंस्ट्रक्शन करेंगी, कुछ यूरोपियन कंपनीज भी ऑफकोर्स आएंगी, ठीक है। सबका फ़ायदा एट द कॉस्ट ऑफ यूक्रेन। तो नाउ आज का सेकंड क्वेरी ले लेते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कहाँ इन्वेस्ट करें? तो हमेशा याद में रखें कि अगर आप म्यूचुअल फंड ना, बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये सब दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएं, ठीक है। हमेशा प्रोसेस को फॉलो करें, मैंने हमेशा बताया है, प्रोसेस को फॉलो करें। लार्ज कैप, मिड कैप, बेसिस मार्केट कंडीशन, ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जाता है। सब आप डिसाइड करें। तो देखिए, आपको सिर्फ क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करते वक्त जब भी आप प्लान कर रहे हैं, रिस्क प्रोफाइल चेक करें, कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें कि भाई कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, कितने सालों तक। 5 ईयर से कम अगर आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन है, ठीक है, प्योर इक्विटी प्रोडक्ट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, ठीक है, सिंपल। इसके बाद आप डिसाइड करें कि भाई जो पैसा है उसका इक्विटी में कितना डालें। 100% तो डालेंगे नहीं, इक्विटी यू नेवर नो, 2-3 साल तक पूरा बैठा रहेगा, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्विटी में तो पूरा डालेंगे नहीं, तो आप डिसाइड कि कितना, जितना रिस्क ले सकते हैं उसके अनुसार। बहुत कम लेना चाहते हैं तो मैं भी 10-20% इक्विटी में डालेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मैं भी 60-70% इक्विटी में डालेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं डालेंगे, डालना भी नहीं चाहिए। और बाकी का पैसा ऑफकोर्स आप एफडी में रखें, डेट म्यूचुअल फंड में रखें, गोल्ड में रखें, जहाँ भी आप चाहें, डाइवर्सिफाई करके रखें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इक्विटी आपने डिसाइड किया कि चलो मुझे ना 50-60% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो भाई वो पैसा लार्ज कैप में कितना जाएगा, मिड कैप में कितना जाएगा, स्मॉल कैप में कितना जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अननेसरी हेडेक, तो लार्ज कैप में आप 60-70-80% इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पैसा यहीं पे रखेंगे। थोड़ा बहुत मिड कैप, स्मॉल कैप में रखेंगे। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का है, 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा, तो फिर आप मिड कैप, स्मॉल कैप में भी थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन लेंगे। मे बी मिड कैप में 10-20-30%, मैं बोल रहा हूँ
रहा हूँ क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता ना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसी तरह से स्मॉल कैप में 10-20% का एक्सपोजर लिया जा सकता है, लेकिन बड़ा एक्सपोजर ऑफ कोर्स लार्ज कैप में होगा। इस तरह से डिसाइड करें और उसको फॉलो करें, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग, मार्केट गिर गया, ऊपर गया, ठीक है, अगर गिर गया, अगर आपके पास पैसा तो इन्वेस्ट करें, वो तो अच्छी बात है ना, टॉपअप करें, वो अच्छी बात है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिस मार्केट कंडीशन चेंज नहीं करें, क्योंकि हर एक 2 साल में इस तरह का इवेंट होता रहेगा ना, हमेशा आप चेंज करते रहेंगे क्या, ये सब पॉसिबल नहीं है। 10 साल 20 साल तक इसको फॉलो करें, जो भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इस तरह के प्रोसेस को, या फिर जो भी आपके लिए सूटेबल है। फाइनल डिसीजन तो आपका पैसा है, ठीक है, और टिके रहें, आपके अच्छे रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कि लार्ज कैप में करूँ, मिड कैप में, पहले डिसाइड करना है, डिसाइड करने के बाद आप जाएँ, और चेंजेस ज़्यादा ना करें, थोड़ा बहुत चेंजेस ठीक है। मतलब आपने डिसाइड किया कि भाई इक्विटी में मुझे ना 50% रखना है, अब इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, तो आपका जो एलोकेशन है इक्विटी का वो मे बी 70% हो गया, 80% हो गया, तो ऑफकोर्स वहाँ थोड़ा सा आप घटा लें। घटाने का एक तरीका हो सकता है कि जो बड़ा SIP करें, SIP का अमाउंट थोड़ा कम कर लेना, खुद ब खुद धीरे धीरे परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करें। उसी तरह से मान लीजिए स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर आपने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा है, SIP वहाँ थोड़ा कम कर लेना, लार्ज कैप का SIP थोड़ा बढ़ा लें, वो भी हो जाएगा। बेचने का कोशिश कम करें, अगर कोई स्कीम अच्छा कर रहा है ना, मजबूरी में ही बेचें, मैंने हमेशा बताया है। बहुत ज़्यादा ख़राब करा है तो अलग चीज़ है, लेकिन स्कीम अगर ठीक ठाक है तो बेचने की कोशिश जनरली हमें नहीं करना चाहिए। तो अच्छा है या फिर एवरेज भी है तो बेचना नहीं है, ठीक है। वो लास्ट में बिल्कुल कि भाई बेचना पड़ रहा है, ठीक है, बेचने की कोशिश ना करें। SIP का अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें, या फिर अगर कोई टॉपअप करें तो वो थोड़ा ऊपर नीचे करके बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। बेचना बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, या फिर बिल्कुल घटिया फंड है ना, 3-4 साल से कुछ नहीं, परेशान, वो अलग चीज़ है, उस पर कॉल लिया जा सकता है। इसके बाद फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छा तो यही होगा गोल्ड ETF या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से अगर आपके पास अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो गोल्ड ETF के लिए जाया जा सकता है। उसमें बिल्कुल आप देख लें कि भाई जो भी गोल्ड ETF के लिए जा रहे हैं थोड़ा बड़ा AUM होना, ट्रेडिंग उसमें हो, ताकि अच्छे रेट पे आप खरीद सके या फिर जब बेचना हो तो बेच सकें, ठीक है। तो ETF बिल्कुल नंबर 1 होगा अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तब। अगर नहीं है, ठीक है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में एज अ सेकंड ऑप्शन जाया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना, मतलब खरीदना है, कहाँ रखेंगे, बेचना होगा कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, चार्जेस है, ये है, वो है, टैक्सेशन है। तो नंबर 1 होगा गोल्ड ETF, अगर ये संभव नहीं है तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड, और थर्ड अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड है। अगला प्रश्न है कि क्या लार्ज कैप की कंपनीज मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनीज बन सकती हैं। तो अगर हाँ या ना में जवाब देना, बिल्कुल बन सकती है ना। कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ना, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत चल रहा है, सेल्स बहुत चल रहा है, लेकिन कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कभी ना कभी फ्यूचर में डिक्लाइनिंग फेज़ आ सकता है ना। तो डिक्लाइनिंग फेज़ में बिल्कुल हो सकता है कि भाई उसका सेल्स भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, प्रॉफिट ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे वो छोटा बन रहा है, मार्केट कैप भी उड़ रहा है, परफॉर्मेंस ख़राब होगा तो बिल्कुल स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, मार्केट कैप भी उसका उड़ रहा है, हो सकता है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।